हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। आइए आज फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछले क्लास हुई थी उसमें आप लोग अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, कवर कर लिए होंगे। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विधेयक के बारे में, जिसमें कि 4 विधेयक है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। और दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग संचित निधि के बारे में और आकस्मिक निधि के बारे में। 2 निधि पढ़ाएंगे, संचित निधि और आकस्मिक निधि। इधर विधेयक पढ़ाएंगे 4 में है, एक विस्तार से बताएंगे, बाकी का जो है फॉर्मेट बता देंगे, उसी फॉर्मेट पे रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ये निधि के बारे में। एक है संचित निधि है, एक आकस्मिक निधि है, फिर विधेयक के बारे में बात करेंगे। अगर संचित निधि की बात किया जाए कि संचित निधि क्या है, तो ये जान लीजिए आप लोग संचित निधि का वर्णन यानी कि संचित जो निधि है इनका उल्लेख आर्टिकल 266 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 266 में संचित निधि, याद रखिए क्या, संचित निधि का उल्लेख मिलता है। संचित निधि में दोस्तों भारत सरकार के जितने भी तरह के पैसा वसूली का काम किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो सभी पैसा को संचित निधि में रखा जाता है। जिसमें कि ब्याज, जैसे कोई ब्याज पे पैसा मिल रहा है, या कहीं से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, या कहीं से कोई बॉन्ड से पैसा मिल रहा है, या दोस्तों उनको जैसे रोड सब में जो टूल टैक्स वो सब होता है, तो जो भी सरकार के आय के स्रोत हैं वो सभी संचित निधि में ही जमा होते हैं। और ये संचित निधि से ही दोस्तों जो भारत सरकार का जहाँ जहाँ संवैधानिक पद के लिए खर्च किया जाता है, जहाँ जहाँ निर्धारित है, वो इसी संचित निधि से व्यय किया जाता है, यानी कि खर्च किया जाता है। जैसे कि CAG का वेतन देना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति जी के, प्रधानमंत्री जी के, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में CAG बताए, ये सभी लोगों का जो वेतन भत्ता पेंशन की जो व्यवस्था की गई है इसी संचित निधि से ही दी जाती है। और भी बहुत सारे कार्य जो कि भारत के जो संचित निधि है उनसे ही पूर्ण की जाती है। तो ये थी संचित निधि। क्वेश्चन एग्जाम ऐसे आएगा कि संचित निधि का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 266 संचित निधि क्या है, तो हम बता दिए आप लोगों को संचित निधि क्या है। तो उसके संबंधित अगर कुछ भी ऐसा दिखेगा तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा संचित निधि के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आकस्मिक निधि की। देखिए आकस्मिक मतलब ही होता है कोई संकट के घड़ी की निधि, कोई संकट के घड़ी में। तो देखिए आकस्मिक निधि जो है दोस्तों, ये जो तैयार किया जाता है इसमें 30,000 करोड़ रुपया को संरक्षित रखा जाता है। कितना हजार? 30,000 करोड़। पहले जो था 600 करोड़ था, अभी वर्तमान में 30,000 करोड़ आकस्मिक निधि में रखा जाता है। और जो आकस्मिक निधि में पैसा रखा जाता है ये जो है भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उसी वित्त सचिव की देख रेख में उस पैसे को रखा जाता है, आकस्मिक निधि के पैसे को रखा जाता है। आकस्मिक निधि का दोस्तों उपयोग तब किया जाता है जब देश में कोई संकट की घड़ी आन होती है, यही कोई अकाल पड़ गया, या कहीं पे सूखा, बाढ़, या कोई तरह का ऐसा जो कहीं युद्ध हो गया, वार चल गया, देश में पैसे की संकट हो गई, तब जा कर के इसी आकस्मिक निधि का उपयोग करके उस संकट को दूर किया जाता है। अच्छा, आकस्मिक निधि का में से जो भी धन निकलेंगे वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही निकलेंगे। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से धन की निकासी संभव नहीं है। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही धन की निकासी होती है। अगर राष्ट्रपति जी अनुमोदन दे देते हैं तो आप धन का निकासी कीजिएगा। उस जो धन का निकासी होता है दोस्तों उसका अनुमोदन भी होता है संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन उस धन जो निकल जाता है, जो काम हो जाता है, काम होने के बाद उसका अनुमोदन होता है। ये नेसेसरी नहीं है कि तभी ही अनुमोदन किया जाए, वो आप बाद में भी अनुमोदन करवा सकते हैं। ये प्रोसेस था आकस्मिक निधि की और संचित निधि की। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं विधेयक की। कितने विधेयक बताए? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। हम और सब विधेयक का चर्चा कर चुके हैं, संविधान संशोधन ये सब बताए थे। तो जान लीजिए दोस्तों साधारण विधेयक क्या है। साधारण विधेयक देखिए, साधारण मतलब ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? जो टेम्प्रोरी हो, जिसमें कि कोई खास संविधान में संशोधन करने की जरूरत ना पड़े, महसूस ना हो, ऐसा बिल जो संविधान में संशोधन के बिना ही काम
चल जाता है संसद के द्वारा, उसी को साधारण बिल में रखता है, साधारण विधेयक में रखता है। जैसे कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, यानी जितना मेंबर उपस्थित है संसद में उनके 50% प्लस 1 से अगर कोई बिल बन जाता है तो ऐसा बिल साधारण विधेयक में आता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, कृषि बिल जो है उसको आप ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत रख सकते हैं। कृषि बिल में जो भी बात होती है वो, अच्छा कोई जैसे कि राज्य से जमीन की लेन देन हो या कोई हस्ताक्षर हो, कोई समझौता हो, ये सब भी दोस्तों साधारण विधेयक के ही माध्यम से इनका निपटारा किया जाता है। इसके लिए कोई विशेष मेजोरिटी की या विशेष विधेयक की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बिल जो ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक है, इसका प्रोसेस समझाते हैं कि किस प्रोसेस से बिल बनता है, किस प्रोसेस से बिल जो है एक्ट बनता है। जब तक कोई एक्ट राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाए, जब तक कोई जो बिल आता है, विधेयक आता है, जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर ना हो जाए तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है। बिल और एक्ट में अंतर है। बिल तब तक बिल होगा जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर मोहर नहीं करेंगे। जैसे सिग्नेचर मोहर कर दिए वैसे ही बिल क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। जानिए इसका प्रोसेस क्या है, साधारण विधेयक का जो लाने का प्रोसेस क्या है। साधारण विधेयक दोस्तों, जैसे कि आपको बात करें, अगर कोई इसमें 2 विधेयक होता है साधारण में, एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें सरकार में जो मंत्री के पद पे हैं वो अगर कोई विधेयक लेके आते हैं उसको सरकारी विधेयक कहेंगे। और सरकार के अंदर, सरकार में जो भी मेंबर हैं, केवल मेंबर हैं पार्लियामेंट के, सदस्य हैं, यानी कि सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मंत्री नहीं है, उसके द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसको गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। कौन सा विधेयक कहेंगे, गैर सरकारी विधेयक। अब देखिए ये बिल जो आता है ये कैसे कैसे आता है, 3 चरण से गुजरना होता है। किसी भी बिल को कितने चरण से, 3 चरण से। कितने चरण से दोस्तों, 3rd स्टेज से इसको पारित होना होता है, स्टेप बाय स्टेप पारित होता है। पहला स्टेज में जब बिल कोई आता है, कोई मंत्री जी या कोई गैर मंत्री जी लेके आते हैं बिल को, तो पहला चरण में ये होता है, पहला स्टेज में ये होता है, वो बिल का वितरण कर दिया जाता है। उसका जो लिपि होता है उसका कॉपी बना के जीरोक्स करके सभी जितने भी मेंबर होते हैं सभी को दे दिया जाता है। फिर जो लाते हैं वो उनके वाचन करते हैं, यानी कि बिल को पढ़ के सुनाते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो गजट में क्या करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं, ताकि पब्लिक तक भी वो बिल पहुंच सके। ये 3 काम, वाचन करना, सबको प्रतिलिपि बंटवाना और गजट में प्रकाशित करना। तो पहला चरण में ये होता है। दूसरा चरण में दोस्तों क्या होता है, सेकेंड स्टेज में बिल के ऊपर क्या होता है, सेकेंड स्टेज में वाद विवाद होता है। जैसे कि विपक्षी पार्टी के हैं, वो कहेंगे ये अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सुधार होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए, बिल में खराबी है, बिल निकम्मा है, बिल साफ खराब है, कुछ भी जो भी उनको आरोप प्रत्यारोप करना होता है विपक्षी पार्टी को, तो वो उसके ऊपर कमेंट करते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं ये सुधार होगा, वो सुधार होगा। जितना भी कुछ सुधार करने का अवसर होता है वो सेकेंड स्टेज में होता है। बिल के सेकेंड स्टेज में ही कोई इंप्रूवमेंट, कोई सुधार आपको देखने को मिल सकता है। जब वो तीसरा चरण जाता है, तीसरा स्टेज में यानी 3rd स्टेज में जाता है बिल, यानी कि तीसरा चरण में अगर बिल जाता है तो उस चरण में जाने के बाद जो है दोस्तों बिल जो है क्या होता है, उस पर वोटिंग होता है। क्या होता है, वोटिंग होता है। और वोटिंग में दोस्तों ये बिल की जो मेजोरिटी के हिसाब से इसको पारित करता है। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल है, इसमें अगर जितना मेजोरिटी है उसका अगर आधा मेजोरिटी बिल के फेवर में आ गया तो ये बिल पास हो जाएगा। क्या होगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर आधा मेजोरिटी इसके फेवर में नहीं होगा तो ये बिल फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बिल पास हो जाएगा, जो सदन में लाया गया, संसद के जो सदन, चाहे राज्यसभा का बिल हो या लोकसभा का बिल हो, जिस भी सभा में आया, अब वो बिल अगला सदन में जाएगा। किस सदन में जाएगा, अगला सदन में। अगर लोकसभा में बिल आया होगा पास होकर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आया होगा तो पास होकर लोकसभा में जाएगा। जो सदन में जाता है उसको जांच सदन कहा जाता है। क्या कहता है, कहा जाता है जांच सदन। अब उस सदन में जाने के बाद भी जो 3 चरण बताए, ये तीनों चरण से गुजरना होता है। सेम, आप तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये तीनों चरण फिर से शुरू होगा। पहला बिल लेके जाएगा, उसको फिर से
पहला स्टेज में वाचन करेगा, पढ़ेगा, उसको सबको प्रतिलिपि कॉपी बांटेगा। सेकेंड स्टेज में वाद विवाद चर्चा होगा, सुधार की बातें होंगी। और थर्ड स्टेज में फाइनली वहाँ भी वोटिंग होगी। अगर वो सदन भी इसको अप्रूव कर देते हैं, इसको मोहर सिग्नेचर कर देते हैं, मतलब कि लगाते हैं हाँ बिल ठीक है आगे बढ़ाइए, तब जा करके यह जो बिल है दोस्तों आर्टिकल 111 यानी कि आर्टिकल 111 के तहत ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। और जब राष्ट्रपति महोदय जी इस बिल के ऊपर अपना सिग्नेचर मोहर का ठप्पा लगा देते हैं, तब ये बिल जो है दोस्तों एक्ट बनता है। क्या बनता है? अधिनियम बनता है। विधेयक किस में बदलता है? अधिनियम में। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय बिल को लौटाना चाहे तो लौटा सकता है पुनर्विचार करने के लिए। अगर बिल पे हाँ या ना देना चाहता है तो हाँ या ना भी कर सकता है वो। उनके पास वीटो पावर है। कौन सा पावर है दोस्तों? वीटो पावर है। वो अपने पैकेट में बिल को रख सकता है, लौटा सकता है, या कोई जवाब नहीं दे सकता है। ये राष्ट्रपति के विचार पे वो निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। तो ये कहानी है दोस्तों एक बिल का एक्ट बनने का प्रोसेस क्या है, बिल से एक्ट कैसे बनता है। समझ गए होंगे अच्छे से, आप लोग को समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति महोदय का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी प्रकार से राज्य में भी दोस्तों कोई राज्य का भी बिल होगा, इसी प्रकार से उठेगा, 3 चरण में बटेगा। और वहाँ पे किसका सिग्नेचर मोहर होगा? वहाँ पे राज्यपाल का, क्योंकि राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है और देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो जब तक देश के मुखिया, घर के मुखिया कौन होते हैं? पापा होते हैं हम लोग के। उसी तरह से राज्य के मुखिया राज्यपाल होते हैं, देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। ये लोग का जब तक मत न मिल जाए तब तक बिल एक्ट नहीं बनेगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल से एक्ट बनने की जो प्रोसेस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है? अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब और सब भी बिल है बता देते हैं, वो सब का भी वही प्रोसेस है, तो ये जान लीजिए। एक है धन विधेयक। धन से संबंधित जो भी बिल होता है ये इसी से मतलब कि इसी तरह से प्रवेश होता है। और धन विधेयक दोस्तों इसको मनी बिल कहते हैं। इसका जो आर्टिकल है 110 अनुच्छेद 110 में के तहत पेश किया जाता है। और धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक होगा कि नहीं होगा वो उनका निर्णय जो है अध्यक्ष महोदय ही करेंगे। जो लोकसभा के अध्यक्ष है वही तय करेंगे कि वो धन विधेयक है कि नहीं है। वो उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त से संबंधित, धन से संबंधित जितना भी विधेयक होता है वो वित्त विधेयक में आता है। वित्त विधेयक पास होने के बाद ही धन विधेयक बनते हैं। जैसे बजट से संबंधित जो भी विधेयक पास करना होता है वो वित्त विधेयक के थ्रू ही गुजरना होता है। और चौथा बताए संविधान संशोधन विधेयक। ऐसा विधेयक जिसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है वैसे विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, जिसमें कि 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। अगर 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता ना होगी तो वो फिर क्या होगा? संविधान संशोधन विधेयक में गिनती नहीं किया जाएगा, उसमें गिनती उनकी आएगी ही नहीं। ये सभी बातें थी दोस्तों। और देख लीजिए आर्टिकल बता देते हैं। साधारण विधेयक जो होगा आर्टिकल 107 में, और धन विधेयक यानी मनी बिल जो होगा अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक जो बताए दोस्तों माने कि फाइनेंशियल बिल, वो आएगा आपका आर्टिकल 117 में यानी 117 में। और जो एक अंतिम बिल बताए संविधान संशोधन अधिनियम या विधेयक, तो वो आता है आर्टिकल 368 में। 368 के अधीन में संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भी कोई क्लियर अगर नहीं हो रहा हो, अब भी कोई डाउट हो मन में, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप जो है क्या कीजिएगा, अपने सर से बेफिक्र कांटेक्ट कीजिए। सर न समझ के, फ्रेंड समझ के ही, जैसे आपको भय ना हो समझने में, आप कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपकी इस संदेह को, इस शंका को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।